नमस्कार, जय सिया राम। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि वीनस अगर फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस तक बैठता है, तो वो कैसे रिज़ल्ट देता है आपकी बर्थ चार्ट में। लेकिन जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं कि वीनस सिर्फ़ रिलेशनशिप और फाइनेंसेस को दिखाता है, सिर्फ़ वो नहीं दिखाता है वीनस। और ये हमने डिटेल में बात की थी कि कैसे शुक्राचार्य जी बहुत डिटर्मिनेशन के साथ तप करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। तो वीनस वो गोल, वो डिटर्मिनेशन, वो फ़ोकस भी दिखाता है। और जहाँ अगर जितना अफ़्लिक्शन में है, जिस हाउस में बैठ के जितना अफ़्लिक्शन में है, उसके ही हिसाब से आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हमारी लाइफ़ में जब हम गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आएगा, ये भी आप वीनस से बता सकते हैं। साथ ही वीनस जो है, वो आपकी वो ड्रीम लिस्ट है या वो चेकलिस्ट है जो आपने बनाई हुई है, उन चीज़ों के लिए जो चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए या वेल्थ चाहिए तो इन अ सर्टेन वे, और गाड़ी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए, घर होगा तो ऐसे होगा। तो वो जो लिस्ट है आपके डिज़ायर्स की, वो भी वीनस है। साथ ही उन चेक पॉइंट्स को मीट करने के लिए आप जो चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी वीनस है। तो जब हम वीनस को देखें, तो लग्ज़री और रिलेशनशिप से हट के भी देखें कि इंसान का फ़ोकस कैसा है, डिज़ायर्स कैसी हैं उसकी लाइफ़ में। कभी-कभी वीनस ट्रबल्स भी बताता है। तो मेडिसिन भी है वीनस, क्योंकि संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। तो वो भी है वीनस। तो वीनस एक कलेक्टिव प्लैनेट है और इसको सिर्फ़ लग्ज़री के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वीनस जब सन 7th हाउस में बैठा, तो वो कालपुरुष चार्ट के हिसाब से लिब्रा राशि में बैठा अपने ही हाउस में, और यहाँ से उसकी दृष्टि जाती है फर्स्ट हाउस पे। तो जो 2 इम्पोर्टेंट हाउस हैं, सेल्फ का और पब्लिक इमेज का, इंटरैक्शन का, वहाँ से उसका कनेक्शन बना 2 हाउसेस से। अब यहाँ थोड़ा-थोड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएँगे, वो दोनों हाउसेस के आएँगे। जब वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा था, तो हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा-सा इगोइस्टिक या ज़िद्दी या अपनी ही बात को बड़ा रखने वाला, ऐसा वीनस फर्स्ट हाउस में इंसान हो सकता है। स्पेशली अगर लग्नेश के साथ कोई कनेक्शन बनाता है तो। यही बात जब 7th हाउस में बैठता है वीनस, तब आ जाती है। अब वो चाहता है कि उसका पार्टनर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से ले और उसको भी देखे, एक बात। दूसरा, वो अपने पार्टनर को इतना परफेक्ट चाहता है कि यहाँ भी उसके 2 मन हैं। एक, वो नहीं चाहता कि उसका पार्टनर खुद से इतना परफेक्ट हो हर चीज़ में कि उसे बात-बात पे बोलना ना पड़े। लेकिन ये जो परफेक्शन का कीड़ा उसके दिमाग में है, उसकी वजह से वो हमेशा कंपेयर कर रहा है अपने पार्टनर को, या तो सोशल मीडिया पे किसी को देख रहा है या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को देख रहा है, उनसे। तो अब उसकी जो डिमांड्स हैं अपने पार्टनर से, वो वैसी हैं जो या तो उसने सोशल मीडिया को देख के इमेज बनाई है या अपने सराउंडिंग में देख के बनाई है। ऐसे भी वीनस की एक लंबी चेकलिस्ट है चीज़ों को लेके, जिस हाउस में वो बैठा है वहाँ की चीज़ों को लेके। अब वो जब मैरिज के रिलेशनशिप के हाउस में बैठा है, तो अपने पार्टनर को लेके एक लंबी लिस्ट बनाई है कि पार्टनर सुंदर भी दिखना चाहिए, पार्टनर कमाता भी अच्छा हो, फैमिली भी अच्छी हो, स्पिरिचुअल भी हो और स्पोर्ट्स में भी हो। बाकी वो सब चीज़ें परफेक्शन एकदम सारी चेकलिस्ट चाहता है वो। और इसी वजह से वो बहुत सारे लोगों को अ, कि उसे लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मना भी करता है रिलेशनशिप में भी और शादी में भी। इंसान अच्छा हो सकता है, नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट, और जो भगवान ने हमें जिन फीचर्स के साथ भेजा है, उनके साथ हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो एक्सटर्नल फीचर को कंसिडर भी करना चाहता है। इंटरनल फीचर, मन कैसा है, उसके साथ-साथ दिखता कैसा है, कमाता कैसा है। अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसकी इमेज पे क्या फ़र्क आएगा, ये भी वो बहुत कंसिडर करते हैं। परफेक्शन चाहिए उनको हर तरीके से, व्हिच इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल। दूसरा, जब जब कंपैरिज़न रहता है रिलेशनशिप में, कोई भी इंसान अपने पार्टनर को कंपेयर करेगा, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करेगा, चाहे वो इंसान परफेक्ट भी है, लेकिन उसको लगेगा कि और अच्छा, बिल्कुल गलती नहीं करो, एकदम परफेक्ट तरीके से रहो, तो फिर ये ईगो क्लैशेज़ देगा, क्योंकि सामने वाला कब तक और कितनी देर तक सुनेगा, और उसके चार्ट में फिर क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी नहीं हमें पता। तब क्लैशेज़ आ गए। तो वीनस उस हाउस में बैठ के जहाँ उसे क्लैशेस नहीं देने चाहिए थे, अच्छी चीज़ें देनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा अपर हैंड चाहता है बंदा या अपने आप को सुपीरियर समझता है,
या अपनी पब्लिक इमेज को मेंटेन करना चाहता है क्योंकि 7th हाउस पब्लिक इमेज का है, बैलेंस का है, जस्टिस का है, पब्लिक इंटरैक्शंस का है, बिज़नेस का है, बिज़नेस पार्टनरशिप का है। तो उस वजह से उस इमेज को मेंटेन करने के लिए वो अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है और सबसे बड़ी बात उसको ये रियलाइज़ भी नहीं होता। उसे लगता है कि व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैंने क्या ही माँग लिया? मैं तो चाहता हूँ वो थोड़ा गैसलाइट वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम अच्छे से दिखो, कोई तुम्हारे लिए कुछ ना बोले। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ और अगर ऐसा है, दूसरा एक इश्यू आ जाता है कि ऐसा हो सकता है बिकॉज़ ऑफ सम अफ़्लिक्शन कि इंसान अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ़ से ज़्यादा दूसरों की केयर करने लगे, दूसरों के लिए ज़्यादा करने लगे, एफ़र्ट्स उसके दूसरों के लिए चले जाएँ। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। अब वीनस 7th हाउस जिनका है वो इस बात को समझें और अगर इनमें से दोनों में से कोई कॉन्फ्लिक्ट है उनका कि वो अपने पार्टनर को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं या तो इस वजह से या वो अपनी रिलेशनशिप को सोच रहे हैं फॉर ग्रांटेड लेके दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तो मेरा पार्टनर है, इसको मेरी बात समझनी चाहिए, ये तो मेरा नेचर है दूसरों के लिए करने का। और अगर इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है और बैठ के अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। और एक एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा काम करेगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमें जो कुमार विश्वास की जो लाइन है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर उसके साथ हम जीवन जिएँगे तो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। बहुत बहुत सारी चीज़ों में लाइफ़ सॉर्टेड हो जाएगी। दूसरों के लिए करना अच्छी बात है। दूसरों के लिए करना और दूसरों के लिए ही करते रहना, दोनों में फ़र्क है। तो जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को ही प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। ये नॉर्मल नहीं है, पर्सनल लाइफ़ को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए। वीनस इन दी 8th हाउस वीनस इन दी 8th हाउस जिन लोगों को मिला है और स्पेशली 7th लॉर्ड होकर या दारा कारक होकर मिला है, तो ये प्लेसमेंट थोड़ी कार्मिक हो जाती है और इन लोगों को लगता भी है जब ये अपने पार्टनर से मिलेंगे, रिलेशनशिप में आएँगे या शादी करेंगे, तो इन्हें लगेगा कि ये जो पार्टनर है, ये मेरा कार्मिक है, ये इनके साथ तो कुछ मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ऐसे पैटर्न्स दोनों एक-दूसरे के साथ ऑब्ज़र्व करेंगे या ऐसे बिहेवियरल चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे कि अरे! मैं तो तुम्हें पहले से जानता हूँ या वो सर्चिंग फॉर इट या मैं सोचता था कि ऐसा मेरा पार्टनर हो। तो इन्हें लगने लगता है कि ये तो मेरी लॉन्ग डिज़ायर्ड चीज़ें जो हैं, उसका रिज़ल्ट है। और लेकिन पार्टनर आया है आपके कार्मिक उससे, तो वो आपके लिए लेसन लेके आया है और वो लेसन भी टफ़ लाइफ़ लेसन्स लेकर आया है। और ऐसा हो सकता है कि जब ये अपने पार्टनर से मिलें, तो ये ऑलरेडी एक टफ़ फ़ेज़ में है अपनी लाइफ़ की और जो पार्टनर इनको मिला है, वो भी टफ़ फ़ेज़ में है, तो दोनों ही टफ़ फ़ेज़ में हैं। और यहाँ दोनों के चार्ट में देखना पड़ेगा कि किसके में अफ़्लिक्शन कैसा है। जिस पार्टनर के जिसके में अफ़्लिक्शन ज़्यादा होगा, वो जैसे ही टफ़ फ़ेज़ से बाहर आएगा, वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएगा, दोनों में से। ये देखना पड़ेगा कि मैं आई कैन नॉट से कि जिनका वीनस 8th हाउस में है, उनका पार्टनर ही करेगा, ये भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसे लोगों के साथ इनकी शादी होती है जो दूर से हैं मतलब जिनके साथ इनकी फैमिली का इंटरेक्शन कभी पहले रहा होगा और वो फिर अभी यहाँ नहीं रहते हैं कहीं और रहते हैं, लेकिन जानते हैं पहले से, ऐसा। या ये रिकनेक्ट हुए हैं अपने किसी लॉन्ग टर्म फ्रेंड से या फ्रेंड के थ्रू किसी से, ऐसा। व्हाट आई मीन टू से कि रेगुलर कॉन्टैक्ट में नहीं है ये, वो कोई भी कारण हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है या इनके पार्टनर की जॉब हो सकती है या वो डिस्टेंस है, जनरल ही डिस्टेंस ऐसा है कि दोनों के रहने की जगह अलग-अलग है और ये कम मिलते हैं। और जब-जब ये मिलते हैं किसी भी कारणों से, तब-तब इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो स्पार्क इन्हें दूर रह के फ़ील हो रहा था, वो स्पार्क नहीं आ रहा है उस रिलेशनशिप में। और ये इनको थोड़ा-सा डिसअपॉइंट करता है। देन दे गॉट कन्फ्यूज़ कि वो सही कर रहे हैं फैसला या नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं, तो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच रहती है रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कि उसको परफेक्ट बना देंगे या जब मिलेंगे तो एकदम स्टारी नाइट होगी और बहुत फूल बिछे होंगे। इन्हें रोज़ी पिक्चर इनके दिमाग में होती है रिलेशनशिप को लेके भी और पार्टनर को लेके भी। और जब ये मिलते हैं या रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते हैं, वो टूटने लगती है धीरे-धीरे
टूटती है कि इन्होंने जो सोचा था, जिससे ये इतने समय से बात कर रहे हैं, वो पर्सन वैसा नहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है या जैसा ये सोच रहे थे, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये सोच रहे थे, इनको वो वाइब नहीं आ रही है उस पर्सन के साथ वैसी। तो इनकी जो वो रोज़ी पिक्चर है, वो टूटने लगती है धीरे-धीरे और इससे अब उसे उन्हें एंग्ज़ायटी आने लगती है कि अब उस रिलेशनशिप में इनसे बात भी नहीं हो रही है और वो उसको तोड़ भी नहीं पा रहा है। तब तब आती है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन और मान लीजिए शादी हो गई है दोनों की और दोनों साथ रहने लगे हैं, तो वो जो रोज़ी पिक्चर इन्होंने शादी की बनाई थी कि हम तो पार्टी करेंगे, घूमेंगे, मंदिर भी जाएँगे, सबका ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, जिम भी साथ में जाएँगे, वो जो रोज़ी पिक्चर बनाई थी अभी वो ब्रेक होने लगी है। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर इज़ टू मच इंटू अ, एन्जॉयमेंट और फन, लविंग और दूसरा नहीं है उतना। और लेकिन दूर जब ये रहते थे, शादी से पहले बातें करते थे, तो उन्हें लगता था ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब अब साथ रहने लगे हैं तो वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है बहुत प्लान्स बनाते हैं कि कल तो हमें जिम भी जाना है, मंदिर भी जाना है और मूवी भी जाना है। लेकिन जैसे-जैसे शाम होती है तो एक पार्टनर बोलता रह जाता है और दूसरा वो तैयार ही नहीं है, मतलब उसका मन ही नहीं कर रहा। तो वो जो मिसमैच आ गया वाइब का, एनर्जीज़ का, जो दोनों के सपने हैं या दोनों की चेकलिस्ट है, वो मैच नहीं हो पा रही, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। क्योंकि एक एक्शन लेने के लिए तैयार है और दूसरा सिर्फ़ बातें कर रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा। और ये कॉन्फ्लिक्ट पहले भी था, ऐसे नहीं था तो पहले नहीं था, लेकिन पहले दोनों को लगता था कि हम जब साथ रहेंगे तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन साथ रहने पे वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ के उभर के सामने आ रहा है, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के साथ कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट रह गई हैं और वो साथ रहने पर ही, मिलने पर ही पता चलती हैं। हाई चांसेस कि इन्हें अपने पार्टनर से प्रॉपर्टी गेन होगा या इनहेरिटेंस या कुछ तो मनी किसी तरीके से गेन होगी। कभी-कभी लोग अपने पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, किसी को डाउरी मिल जाती है, कुछ लोग का जॉइंट बैंक अकाउंट होता है। तो मैनी वेज़, देयर आर मैनी वेज़ और इनकी जो शादी है, वो फैमिली, इनके पार्टनर की फैमिली और इनकी फैमिली के इंटरफेरेंस से या उनके इनिशिएशन से होगी। और इनकी शादी होने के बाद भी इनके इन-लॉज़ का बहुत ही मेजर रोल रहेगा इनकी रिलेशनशिप में, उसको सस्टेन कराने में। ये भी एक बात वीनस इन दी 8th हाउस के लिए है। अगर वीनस इन दी 8th हाउस है, तो साधना के लिए स्पेशली जो लोग रिसर्च करते हैं इन मेडिकल फील्ड या आयुर्वेदी मेडिसिन्स में रिसर्च करते हैं या जो एलोपैथी से अलग वाली मेडिसिन्स हैं। नेचुरोपैथी है, एक्यूपंक्चर है, जो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल वेज़ हैं ट्रीटमेंट के, उनमें जो रिसर्च करते हैं, ऐसे लोग ऐसे प्रोफ़ेशन में मिलते हैं। और अगर ये इसको कंटिन्यू करें तो ये उसमें अच्छा भी करते हैं। गिवन दैट कि बाकी 8th लॉर्ड की जो पोज़ीशन है, वो भी इसको सपोर्ट करे, तो दीज़ पीपल कैन डू गुड इन जो अनट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें। वीनस इन दी 9th हाउस। जब वीनस बैठा 9th हाउस में, तो ये एक्सट्रीम नॉलेजेबल बना देगा इंसान को। मतलब एक चीज़ जो उन्हें डेप्थ में आती होगी, ऐसी नॉलेज वो देगा और साथ में ज़रूरी नहीं कोई टीचर मिला हो या कहीं फॉर्मल एजुकेशन लेके वो नॉलेज ली हो। खुद से भी की होगी, खुद के लाइफ़ एक्सपीरियंसेस से की होगी। सिर्फ़ यूट्यूब वीडियोज़ खुद से देख-देख के सीख लिया होगा कोई टॉपिक जो वो चाहते होंगे और बहुत अच्छे होंगे अगर ऐसा हो सकता है कि इन जनरल इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन अगर इन्होंने एक फ़ील्ड पकड़ के, उस पे मेहनत करके, उसी को सीखा है, चाहे खुद से सीखा है, चाहे फ़ॉर्मल एजुकेशन में सीखा है, वो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आती होगी उसको। एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, अपनी उस नॉलेज में। और सिर्फ़ जैसे कुछ लोगों के पास वो नॉलेज रह जाती है, उनके पास ही रह जाती है, वो उसको दूसरों पे अप्लाई नहीं कर पाते या दूसरों को उसका ज्ञान नहीं दे पाते, दूसरों को उससे कोई हेल्प नहीं मिलती। सिर्फ़ उनके पास वो नॉलेज है, वो लिमिटेड है। तो इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर इन्हें कोई नॉलेज आती है, कोई बात है जो इन्होंने सीखी है, चाहे जैसे भी आया है इन्हें, वो अपनी लिमिट में, अपने तरीके से चाहेंगे कि दूसरों तक वो बात पहुँचे और दूसरों की हेल्प हो। अपने तक ही रख लेंगे, ऐसा नहीं ये करेंगे। और उस नॉलेज से इनका इनका खुद का मन होगा।
जब आपके पास नॉलेज होती है और आपने कुछ लोगों की हेल्प की, तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि दूसरे लोगों को आपके बारे में खुद से पता चल जाएगा। तो वो लोग आएँगे आपसे हेल्प लेने, आपसे गाइडेंस लेने। तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करेंगे, भले ही वो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है या फिर उसको जैसे कुछ लोग किसी मेडिसिन फ़ील्ड में अपने से ही बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत अच्छे हैं या किसी माइथोलॉजी की किसी कॉन्सेप्ट को लेके वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी कुछ टैग्स होते हैं जो हमारे नाम के साथ जुड़े हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करती है। तो ये फिर क्या करेंगे, उसी फ़ील्ड में जहाँ इनको नॉर्मल अपने से नॉलेज आती है, उसी में प्रोफ़ेशनल एजुकेशन लेके इन डेप्थ जाएँगे, शायद मास्टर्स करेंगे, फिर डॉक्टरेट करेंगे। तो फिर वो जब डॉक्टर इनके आगे लग जाएगा, तब लोगों को एक ऑथेंटिसिटी भी मिल जाएगी। तब ये एक अथॉरिटी के साथ उस बात को जब बताएँगे, तो लोग सुनते भी हैं। ऐसा भी इनके साथ हो सकता है। इनकी जो रिलेशनशिप है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न के साथ आती है और एक चीज़ के साथ आती है क्योंकि ये बहुत फ़ोकस्ड होके अपने काम पे काम रखते हैं और अगर इनकी लाइफ़ में रिलेशनशिप एंटर करती है और वो अफ़्लिक्शन में आई है, तो ये अपने उस फ़ोकस से थोड़ा-सा डिरेल हो सकते हैं। या फिर इनके फ़ादर का जो एक रोल रहेगा इनके लाइफ़ में, उसको सोचते हुए भी ये अपने गोल से या अपने रिलेशनशिप से डिरेल हो सकते हैं कि इनको लगेगा कि नहीं माय फादर विल नॉट बी कन्विंस्ड या इनके फादर की जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं या जो उनके वैल्यूज़ हैं, उसके साथ वो रिलेशनशिप अलाइन नहीं करती मे बी दैट पर्सन फ्रॉम अनदर रिलिजन और अनदर वैल्यू सिस्टम। तो वो एक फादर एक पॉइंट रहेंगे इनके रिलेशनशिप का। बनने में भी मेबी शादी के लिए और सब चीज़ों के लिए इनके फादर ही इनिशिएट करें कि ये रिलेशनशिप में है, फैमिली में कोई और एग्री नहीं कर रहा लेकिन इनके फादर एग्री करते हैं और इनिशिएट करा के शादी कराते हैं। बोथ वेज़ सेपरेशन में या फिर उसको मैरिज में बदलने में दोनों ही तरीके से फादर एक अपना रोल प्ले करेंगे। ऐसे लोग जो वीनस इन दी 9th हाउस वाले हैं, वो थोड़ा क्लियर रहें। ये जो नेचर है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते और उस ना मना करने के बाद वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करके उन पे काम नहीं कर पाते। चाहे वो आप फ़ोकस्ड होके पढ़ाई कर रहे थे और आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रहे कि यू आर बिज़ी। तो आप वो जो पढ़ाई वाला गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन आपको कोई इंसान अच्छा लगता है लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके पास क्लियर रीज़न भी नहीं है ना करने का। तो आप बस वो गो विद द फ्लो में चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल इम्प्लिकेशंस ऑफ दैट कन्फ्यूजन या आप इस आपके पास इतनी नॉलेज आ गई है इन जनरल कि आप एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे कि मैं इसको प्रोफ़ेशनल नॉलेज में बदल लेता हूँ, चलो मैं इसमें मास्टर्स या पीएचडी कर लेता हूँ उस टॉपिक के साथ। तो वो जो कन्फ्यूजन है, रिलेशनशिप हो गया, पढ़ाई हो गया, आपके फादर के साथ भी आपके रिलेशन थोड़े ऑन एंड ऑफ या ऐसे कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हो सकते हैं। वो आपकी लाइफ़ को आपका बहुत टाइम कंज़्यूम कर रहा है। देखिए कन्फ्यूज़न क्या करती है, एनर्जी कंज़्यूम करती है, उसके बाद आपका टाइम कंज़्यूम करती है और जब एक समय निकल जाता है 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, उसके बाद आपको रिग्रेट हो किसी बात को लेके, तो ज़्यादा दुःख होता है। इसलिए जितना आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का कोशिश करेंगे, अपनी बिज़नेस वालों के पास ऐसे भी चेकलिस्ट है, तो आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए और थोड़ा स्टिक टू योर प्लान्स पे रहेंगे, तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर पाएगी। और जब आप लाइफ़ को आगे जिएँगे, मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन साथ-साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की, आप अपनी मास्टर्स की, डॉक्टरेट की, तो और इन इवेंचुअली अगर रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि उस रिलेशनशिप की वज़ह से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, ऐसा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड कन्फ्यूज़न आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस प्लेसमेंट का। वीनस इन दी 10th हाउस। देखिए जब वीनस बैठता है आपके कर्म के भाव में, तो आपका मेजर लाइफ़ का जो एक एसोसिएट हो जाता है कर्म वो महिलाओं के साथ हो गया। अब सिर्फ़ वर्क प्लेस पे आपके जैसे लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अगर वीनस 10th हाउस में है तो आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारी महिलाएँ होंगी, आपका इंटरेक्शन होगा महिलाओं के साथ। ये सिर्फ़
वर्क प्लेस की बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ़ में भी आपका जो इंटरैक्शन है या जो आपके कर्म के भाव में हो सकता है आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ अ, फीमेल मेंबर्स ज़्यादा हैं या आपकी शादी जहाँ हुई है, जिन इन-लॉज़ में आपकी शादी हुई है, वहाँ फीमेल मेंबर ज़्यादा हैं या फीमेल अथॉरिटी है आपके काम में भी और आपके फैमिली में भी। तो आपका जो कर्म है, वो महिलाओं के साथ ज़्यादा जुड़ गया है और ये फीमेल नेटिव ही आपकी लाइफ़ में सोर्स ऑफ लव, केयर, लग्ज़री, कम्फ़र्ट, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब या ऐसी प्रॉब्लम्स जो आई हैं ज़िंदगी में, वो एक सोर्स बन सकती हैं। वीनस इन 10th। अब ये जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ ये काम करते हैं, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, वो जगह अच्छी भी होनी चाहिए, कंफर्टेबल भी होनी चाहिए और वो एक लग्ज़री जो ये अफ़ोर्ड करना चाहते हैं, उसमें इनकी हेल्प करें। तो इसलिए ये कॉन्स्टेंटली ऐसा जॉब स्विच में या अपस्किल करने में अपने को हमेशा हमेशा गेन करते रहेंगे उस नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर हम उसकी कालपुरुष चार्ट की बात करें तो 10th राशि कैप्रिकॉर्न आता है यहाँ पे। सैटर्न की राशि आती है। सैटर्न और वीनस की जो युक्ति है वो मनी वाइज़ बहुत अच्छी है। अफ़्लिक्शन को छोड़ देते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। क्योंकि कर्म और पैसा जुड़ गया है। तो ये लोग भी ऐसे हैं जो अपने वर्क प्लेस से ज़्यादा अपनी लाइफ़ में ऐड करना चाहते हैं। ये अपना काम कैसे कर रहे हैं, उसके साथ इन्हें ये भी चाहिए कि इनकी कंपनी, इनका वर्क इनके लिए क्या करके दे रहा है। तो वो स्टेटस भी देना चाहिए इन्हें, पैसा भी अच्छा होना चाहिए और एक बहुत लोग बहुत ट्रबलसम में काम करते हैं या हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा काम इनको ज़्यादा लंबे समय तक सूट नहीं करेगा, इनको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे लोग बिज़नेस में बहुत मिलते हैं, जो लग्ज़री गुड्स में हो गया और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में हो गए, गारमेंट्स में हो गए, फार्मास्यूटिकल्स में भी हो सकता है। ये लोग क्योंकि कम्फ़र्ट के साथ काम करना है और जॉब में हमेशा आपको कम्फ़र्ट मिलेगा नहीं, तो इसलिए बिज़नेस वाली साइड में भी होता है। और अगर आप वीनस और सैटर्न देखें, तो ये युक्ति ऐसी बताती है कि आपका कर्म आपकी लग्ज़री डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही वीनस जब 10th हाउस में बैठा और इनका इंटरैक्शन फीमेल से हुआ, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स को चाहते हैं, मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स या गारमेंट्स ऐसे करेंगे जो फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल नीश को टारगेट करते होंगे। इनको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो जॉब करता है या फिर जो पार्टनर इनके लिए एफर्ट्स डालता है, ऐसा पार्टनर इनको मिल सकता है। इनके साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि इनको पार्टनर जो चाहिए, इनकी जो चेकलिस्ट में एक पॉइंट आता है पार्टनर की रिक्वायरमेंट का, वो है कि पार्टनर का सोसाइटी में स्टेटस होना चाहिए। ये एक हाई अथॉरिटी में, स्टेटस में और लुक्स भी बाद में है, सेकेंडरी है, लेकिन अथॉरिटी होल्ड करते होना पार्टनर चाहिए, जिसको एक स्टेटस मेंटेन करे वो पैसे के मामले में। ऐसा पार्टनर चाहते हैं और इसी वजह से अगर ये सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे या इनकी डिज़ायर ज़्यादा है, तो इनको अपने ऑफ़िस में, अपने वर्क प्लेस में इनका अफ़ेयर हो सकता है या इनकी रिलेशनशिप हो सकता है और उसका रीज़न यही है कि अगर कोई इनके ऑफ़िस में, इनके वर्क प्लेस पे ऐसा इंसान है, जो इन्हें लगता है कि इनके स्टेटस को मैच करेगा, इनकी जॉब प्रोफ़ाइल जो इन्हें चाहते हैं वैसा है या उसकी सैलरी वैसी है जैसे ये इनको चाहिए या ऑफ़िस में लोग वैसे उसको प्रिज़्यूम करते हैं, वैसी उसकी इमेज है जो इनकी रिक्वायरमेंट में आती है। तो ये ऑफ़िस में इनके रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये दोनों ही बात से है, अगर अफ़ेक्शन में नहीं है तो ऑफ़िस में इनका रिलेशनशिप हुआ, वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो अगर अफ़ेक्शन में है और पार्टनर इन्हें ऐसा मिला जिसका स्टेटस वैसा नहीं है जैसा ये सोचते थे, तब वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल देगा ऑफ़िस में। और क्योंकि सराउंडेड है फीमेल एनर्जी से ये हमेशा, तो ये एक इनकी इमेज को भी अ, आप कह सकते हैं हर्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है क्योंकि हमेशा फीमेल एनर्जी से सराउंडेड रहना और अगर थोड़ा भी ये अपने फ़ोकस से हटे, मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए या बिना सोचे रिलेशनशिप में चले गए, मल्टीपल अफ़ेयर्स हैं, तो इनकी इमेज में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर वो जो रिलेशनशिप है, जिस स्टेटस के लिए इन्होंने किया था, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ये 10th वीनस जिनका 10th हाउस में बैठा है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अज़्यूम करके चल रहे हैं ये, कि ये वर्क प्लेस में अफ़ेयर या
अफेयर से मेरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, और रिलेशनशिप से मतलब जब आप नॉर्मल हैं, मल्टीपल अफेयर्स नहीं है और किसी के साथ शादी में नहीं है, वो जो रिलेशनशिप है, वहाँ फीमेल एनर्जी इनको इनके स्टेटस में डैमेज कर सकती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। वीनस इन दी 11th हाउस। वीनस जब 11th हाउस में बैठा, तो 11th हाउस हमारा विश फुलफिलमेंट का है। जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो कितनी फुलफिल हो पाती हैं, उनको हम कितना, जो विशेज़ हैं, वो कितनी चेक हो पाई हमारी, ये आता है 11th हाउस से। तो जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं स्पेशली, वीनस वहाँ बैठता है, तो आपका कोई रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें हैं, आपने चेकलिस्ट बनाई हुई है, शायद लुक्स को है या प्रोफ़ेशन के लिए है या पैसे को लेकर है, कुछ तो आपके रिक्वायरमेंट हैं, डिज़ायर्स हैं। तो उनको वो कहीं न कहीं कुछ हद तक चेकलिस्ट में चेक कर देगा। 10 में से 8 नहीं कर पाया तो 6 से 7 आप नॉर्मल फ़ील करेंगे। आपको डिससैटिस्फैक्शन उस लेवल का नहीं होगा जो बाकी के प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, अगर उनको उनका डिज़ायर्ड पार्टनर नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ आपका भी रोल आता है। आप भी ऐसे इंसान हैं जो एडजस्टमेंट में भरोसा रखते हैं। तो जब वीनस 11th हाउस में बैठा, तो आपका पार्टनर आपको बहुत अपर हैंड में रख सकता है। मतलब वो डेडिकेटेड होके, डिवोटेड होके आपके लिए उस रिलेशनशिप में हो सकता है। और ये जो डिवोशन है उनका, ये आपको उस रिलेशनशिप में बाँधे रखेगा, क्योंकि मेबी व्हाटएवर द अप डाउन्स इन द रिलेशनशिप, लेकिन आपको ये लगेगा कि एटलीस्ट आपका पार्टनर आपके साथ है, जो आपको कम नहीं समझता, आपको नीचे नहीं दिखाता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑफ़िस में है, सोशल सर्कल में है, तो आप जाके अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, वो समझता है। ये अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे आया। साथ ही ऐसा पार्टनर मिलेगा जो ज़िम्मेदारी लेगा आपकी, जो ज़िम्मेदारी से भागेगा नहीं। और आप भी उस स्टेज में हैं, उस रिलेशनशिप में कंसिडर करने लगते हैं कि आपके हिस्से की जो ज़िम्मेदारी है, आप उसे पूरी करें। तभी एक मैरिज या रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाती है। अगर एफ्लिक्शन आया यहाँ पे, तो डिफ़िकल्टी क्या आएगी कि आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त, आपकी रिलेशनशिप या मैरिज को ब्रेक करने में पार्टिसिपेट करेंगे। कभी-कभी डिस्प्यूट सबके रिलेशनशिप में होते हैं। अगर हमारी एडवाइस जो है, जब जहाँ जिन लोगों से हम शेयर कर रहे हैं, उनकी जो एडवाइस है वो गलत है, या वो सिचुएशन को ना समझते हुए वन साइडेड एडवाइस दे रहे हैं, तो वो भी रिलेशनशिप में मेजर ब्रेक ला सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने दोस्तों के साथ नहीं रहना, आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, आपको अपनी मैरिज में रहना है। और उसकी सस्टेनेंस के लिए आपको चाहिए कि आप ट्रस्टवर्दी लोगों से एडवाइस लें। कभी-कभी लोग ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके पास अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का सेंस नहीं है, और या वो सीरियस लेके नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे, आपकी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे, तो वो वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेजर सर्कल, कुछ लोगों की आदत होती है, नॉट एवरीवन, बट सम पीपल डिस्कस देयर पर्सनल मैटर इन देयर फ्रेंड ग्रुप, अब वो नॉन सीरियस होके, तो वहाँ से जो एडवाइस गलत आएगी, वो आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डालेगी, और फिर वो धीरे करके ब्रेक होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको रियलाइज़ हो कि आपने अपने दोस्तों की सलाह मान के या अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डाल दी। क्योंकि वी सी ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और कभी-कभी लोग अपने फ्रेंड्स को अपने पार्टनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, उनकी बात ज़्यादा समझते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इट कैन बी। जब यहाँ प्लेसमेंट देता है वीनस, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च वाले, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनसे जुड़ के पढ़ाई करके अपना प्रोफ़ेशन बनाए, या पढ़ाई नहीं की है लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रोफ़ेशन बनाए, तो वो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस ला सकते हैं। क्योंकि वीनस जब 11th हाउस में बैठा, तो एक्वेरियस राशि आती है यहाँ पे, डीप रिसर्च की राशि है। और वीनस भी वो डिटर्मिनेशन है, वो गोल है, वो फ़ोकस है, वो अंडरस्टैंडिंग देता है। सिर्फ़ लग्ज़री रिलेशनशिप नहीं दे रहा है वीनस, डीपर मीनिंग भी है वीनस के। अगर आप अपने गोल से, फ़ोकस से कहीं हट गए हैं ना, तो उस ट्रांज़िट में, उस दशा में आप ज़रूर इस बात को समझिए कि आपका वीनस के साथ कोई अफ़्लिक्शन में आया होगा, कोई प्लैनेट। तभी आप अपने फ़ोकस से हटे हैं।
या अगर आप अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, कोई ऐसा डीप रिसर्च का काम कर रहा है, तो भी आपका वीनस कहीं ट्रांज़िट में या दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं होगा, एक्टिवेट कहीं। तब आप पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही जो लोग प्रोफ़ेशन में वीनस जिनका 11th हाउस में है, अगर वो डीप रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, साइकियाट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है। वीनस 11th हाउस वालों को अपनी रिलेशनशिप के लिए एक बैलेंस बनाना है। ऐसा ना हो जाए कि आपका पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ करता रह जाए और आप उन्हें नेग्लेक्ट करते रहें। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप ही कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये बैलेंस रहना चाहिए और आपका ग्रुप, आपका सोशल सर्कल, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी वो फन लाइफ़स्टाइल जो आप एक इंस्टाग्राम लाइफ़स्टाइल जीते हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया किसी भी तरीके का कोई रोल आपकी रिलेशनशिप में ना प्ले करे, इस बात का आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। वीनस इन द 12th हाउस। अब लोग कहते हैं कि 12th हाउस में बैठ के वीनस भोग-विलास की चीज़ें दे सकता है। लेकिन वीनस की प्लेसमेंट 12th हाउस में या मीन राशि में जब एक्सॉल्टेड हो जाता है वीनस, मीन राशि में आके, तो ये सिर्फ़ भोग-विलास नहीं देगा, क्योंकि लिमिटेड सोच के साथ आपने सोचा कि लग्ज़री रिलेशनशिप ही देगा, नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का 12th राशि यानी मीन राशि में अ, वीनस है एक्सॉल्टेड, डिवोटेड है वो सरेंडर करके डिवोटेड है माता काली के प्रति। तो वही डिवोशन वीनस आपको दे सकता है। तो लिमिटेड नहीं रखें अपनी बात को, डिवोशन दे रहा है वो, अगर भोग-विलास में चला गया तो व्यक्ति डूब गया फिर। वो उसके लिए वही भगवान हो गया, वो भोग-विलास ही, वही 5 सेंसेस को एन्जॉय करना ही उसका एम बन गया। लेकिन जब वो एनर्जी चैनलाइज़ हुई, तो शायद वो अपनी माता के प्रति या अपने परिवार में अपने वाइफ़ के प्रति, अपने रिलेशनशिप में या अपने गोल के प्रति इतने डेडिकेटेड हो गए कि वही उनका जीवन हो गया। अब वो लक्ष्य या डिटर्मिनेशन जो उन्होंने सोच ली है, उसको अचीव करना ही उनका पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ़ है। अब उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ये भी हो सकता है। जब वीनस 12th हाउस में बैठता है, तो फ़ॉरेन के साथ आपके रिलेशन दे सकता है। हो सकता है आपकी वाइफ़ फ़ॉरेन लैंड से हो, फ़ॉरेन में एजुकेशन ले रही थी जब आपकी उनसे बात हुई और शादी की बातें हुई, या आपने डेस्टिनेशन वेडिंग की है, हाई चांसेस हैं। या आप उधर गए थे विज़िट करने, तब आपको वो वहाँ मिली हैं। और या फिर अगर उतना फ़ॉरेन लैंड मतलब सी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी एरिया से हो सकते हैं, जो अननोन है आपके लिए। आपके कल्चर से, आपकी भाषा से, आपके रहने-सहने से, वो जगह बिल्कुल अलग है। ऐसी भी चांसेस हैं आपके पार्टनर के साथ वीनस जब 12th हाउस में बैठता है तब। ये आपको ऐसे चीज़ों में सिर्फ़ पैसे के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, हायर नॉलेज लेने के लिए भी मोटिवेट करेगा। और जो नॉर्मल लोग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं या कोई ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं रिसर्च में डालते हैं, वो ये अपनी इंट्यूशन से इन्हें एक दिन शायद सपना आएगा कि या अपने नॉर्मल बैठे-बैठे इनको एक दिन लगने लगेगा कि लेट्स स्टडी दिस, एक सब्जेक्ट जो उन्होंने शायद बचपन में पढ़ा होगा या कहीं किसी को कभी देखा होगा किसी को पढ़ते हुए या किसी को परस्यू करते हुए, और इनको अचानक लगेगा कि मैं भी करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वीनस इन 12th हाउस। इनका डिवोटेड रहना, ये बताता है कि अफ़्लिक्शन में नहीं है वीनस। अगर इनका फ़ोकस नहीं बनता है, एक गोल पे नहीं टिक पाते हैं, प्रोफ़ेशन, जॉब को लेके या अपनी पढ़ाई को लेके चेंज कर रहे हैं, या पार्टनर के साथ भी कन्फ्यूज़न में है, इनका वो सरेंडर वाला भाव नहीं आता। ये बता रहा है कि वीनस अफ़्लिक्शन में है। और ये गोल के जैसे समझते हैं रिलेशनशिप या शादी। तो एक इमेज है जिसको ये जीना चाहते हैं, एक लाइफ़ इन्होंने अपने मन में बनाई है जिसको जीना चाहते हैं और उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स करते हैं, उसको जीने के लिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शादी जब हो गई, तब क्योंकि वो गोल जैसा बनाया था, तो अब इनका वहाँ से बिना किसी कारण के भी हो सकता है कि ये थोड़ा डिटैच हो जाए। अब इनको वो रिलेशनशिप या वो शादी में जो एफर्ट्स हैं, वो इनके वो वैसे पहले जैसे ना रहें, और उसका कारण कोई भी हो सकता है।
हो सकता है शादी के बाद इनका मन है वो वैराग्य की तरफ बढ़ गया है, अब इन्हें भगवान में ज़्यादा रुचि आने लगी है या स्पिरिचुअल साइड इनकी एक्टिव हो गई है, वो फिर चार्ट बताएगा। या फिर अ, क्योंकि वीनस 12th हाउस में बैठा है अपने 7th से, कालपुरुष चार्ट के 7th हाउस से 6 चला गया, तो वाइफ जॉब वाली हो सकती है या वाइफ की जॉब जो है वो इतना दूर हो सकती है कि इनका जो कनेक्शन था, शादी के बाद वो अपनी जगह से दूर चले गए हैं वाइफ, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा आ गया है। वो फिज़िकल डिस्टेंस फिर इमोशनल डिस्टेंस में भी बदल गया और अब शादी सिर्फ़ एक ड्यूटी जैसी रह गई जो इनको पूरी करनी है। वो इमोशनल बॉन्ड नहीं रहा। या हेल्थ में कोई इश्यू आ गया और वो हेल्थ का जो इश्यू है वो लंबी सफ़रिंग में चेंज हो गया। छोटे समय के लिए ना आके लंबे समय के लिए रह आ गया, वो कांस्टेंट बन गया। तभी भी इनके बीच में इमोशनली ये लोग दूर हो सकते हैं। यहाँ का जो सेपरेशन है वीनस एंड 12th हाउस का, वो सडन नहीं है। वो है कि एक फ़ेज़ आया, शायद कभी पहले बहुत प्यार था, ऑब्सेशन था, डिवोशन था अपने पार्टनर के लिए और इवेंट्स एक-एक होते गए और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा डिटैचमेंट आता गया। और जब तक दुनिया के लिए विज़िबल हुआ कि ये लोग डिटैच हैं, एक-दूसरे से दूर रहते हैं, तब तक उसके पहले शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले से वो स्टार्ट हो गया था। इन्होंने उसको पाइल अप करके रखा था, इकट्ठा करके। ये है, डिटैचमेंट यहाँ फिज़िकल होने से पहले इमोशनल आ जाता है। हो सकता है 2 लोग साथ रहते हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन मन वैसे नहीं मिलते। इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, इमोशनली इन्हें ऐसा लगता है कि बंधन में है ये, अपनी बात नहीं कह पा रहे। ये वीनस इन 12th हाउस। फॉरेन लैंड से आपका कनेक्शन हो सकते हैं, आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या कोई भी गुड्स आपके जो सर्विसेज़ हैं, वो फॉरेन लैंड से हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हो सकती हैं, हीलर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग। क्योंकि वीनस संजीवनी भी है। वो इमोशनली जैसा ये लोग हील कर सकते हैं व्यक्ति को, वो नॉलेज होना ही बड़ी बात है। तो वीनस इन 12th हाउस, अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट आ गया है अपने पार्टनर के लिए, अपने मैरिज के लिए, तो उसको इग्नोर ना करें क्योंकि समय के साथ वो बढ़ता जाएगा। फर्स्ट स्टेजेस पे उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि वीनस 7th हाउस से बैठ के 12th हाउस में बैठता है तो कैसे-कैसे रिज़ल्ट देता है। और मैंने अपने दोनों पार्ट्स में वीनस इन 1st टू 6 और 7 टू 12 में कोशिश की है कि आप वीनस के डीपर मीनिंग्स को समझें। सिर्फ़ लग्ज़री और रिलेशनशिप से निकल के उसके जो बाकी चीज़ें वो अपने साथ एसोसिएट करता है, उसको भी समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।